मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज की स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10 के बच्चे इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृत के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे लिखते हुए कहते हैं कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखने पर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखनी है। ये कह रहे हैं भारतीय संस्कृति के विषय में बताते हुए आगे कह रहे हैं कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास के जो हमारे परिणाम निकले हैं, अर्थात जो हमारे जीवन पर जो जिससे उनसे हानियां मिल रही हैं, अर्थात उनसे हम कैसे अपनों को सुरक्षित रख सकते हैं और उससे अपने रीति रिवाजों को कैसे हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, इस बारे में दो बातों का बराबर ध्यान रखना है। कौन? पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्रकृतज्ञ और मानवकृत विपदाओं के पढ़ने पर भी हम लोगों को सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। पहली बात यह है कि प्रकृति द्वारा या मानव द्वारा जो भी हमारे ऊपर विपत्ति आई है, जो भी हमें दुखों को झेलना पड़ा है, उससे हमें अपने सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई है, क्योंकि जो सृजन का कार्य है वो प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि वो निरंतर लगातार चलता रह रहा है। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे। हमारे देश में बहुत से साम्राज्य बने। अगर प्राचीन काल से देखा जाए, मौर्य साम्राज्य, शुंग वंश, उसके बाद कुषाण वंश, उसके बाद देखें तो सतकर्णी जो शक वंश थे, उसके बाद गुप्त वंश, उसके बाद आप लोग देखेंगे तो हर्यक वंश के बाद राजपूतों, चौहान वंश है, चंदेल वंश है, परमार वंश है, ऐसे बहुत से वंश है। उसके बाद तुर्क मुस्लिम सल्तनत का काल आया, जिसमें गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, लोधी वंश है, सैयद वंश है। उसके बाद मुग़ल वंश है। मुग़ल वंश के बाद आप लोग इसमें अंग्रेज़ शासन भी किए। इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब कहीं भारतीय व्यवस्था सुदृढ़ हुई और हमारा शासन हुआ, अर्थात प्रजातंत्र का शासन हुआ। इसी प्रकार ये कहा जा रहा है कि हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे। बहुत से साम्राज्य बने, बहुत से शासक हुए, बहुत से वंश हुए, लेकिन वे समाप्त हुए। विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ। अब अनेक संप्रदायें आईं, पहले वे प्रचलित थीं, फिर बाद में उनका पतन भी हुआ। हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए, पर हम पर प्रकृति और मानव ने अनेक बार मुसीबतों की पहाड़ ढा दिए, पर भी हम लोग बने रहे। यानी ये कहा जा रहा है, यानी हमारे विदेशी आक्रांता हमें बहुत बार अपने पदों से हटाए, अर्थात यहाँ पर शासन का कार्य किया, हमें लूटे, हमें मारे। बहुत इस तरह हम बहुत से मुसीबतों को सहते हुए आगे बढ़े, फिर भी हमें प्रकृति हमारे जैसे सूखा बाढ़ जैसे भयंकर प्रकोप को भी झेलते हुए हम अपनी सृजनात्मक शक्ति को नहीं भूले और हम आज विद्यमान हैं। अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर आज विद्यमान भी हैं। हमारी संस्कृति बनी रही, अर्थात भारतीय संस्कृति फिर भी अपने मूल रूप में आज भी विद्यमान है। हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हम अपने दुर्दिनों से भी ऐसे मनुष्यों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसमान के अधिकारी होते। हमने ऐसे दुर्दिन काम किए, हमने ऐसे दुर्लभ भी काम किए, और हमारे यहाँ पैदा होने वाले रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राम कृष्ण, बुद्ध जैसे बहुत से लोग आए और संसार और भारतीय इतिहास में अपना स्थान भी
अपने स्थान भी रखे और उनका एक मान सम्मान आज भी हमारे हृदय में बरकरार है। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि को और अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया। ये कह रहे हैं जैसे हम उस समय दास्ता का जीवन व्यतीत कर रहे थे, फिर भी उस समय भी एक कर्मठ और धर्मनिष्ठ क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, जिसमें गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कवि, अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगी भी यहाँ पैदा हुए। और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिसका सिक्का संसार मानता है। और उन्हीं दिनों में हमारे यहाँ ऐसे अनेक विद्वान भी हुए, ऐसे वैज्ञानिक भी हुए जिनका सिक्का पूरा संसार मानता है, जिसको पूरा संसार स्वीकार करता है। उन्हीं दिनों में हमने ये तो हो गया जिन हालतों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियाँ मिट गई, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रखें। इस संसार में उस दुखद क्षणों में बहुत सी जातियाँ मिटी, बहुत से बनी, लेकिन हमने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रखा। इसी कारण यही हमारी संस्कृत सामूहिक चेतना और नैतिक आधार पर ठहरी हुई है। इसी कारण क्योंकि इतना कुछ झेलते हुए भी हमने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रखा, इसीलिए उसी का परिणाम है जो हमारी संस्कृत आज भी, जो हमारी भारतीय संस्कृत है आज विद्यमान है, जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। वह भारतीय संस्कृति जो पहाड़ से भी मजबूत है, अर्थात पहाड़ से भी मजबूत, अर्थात पहाड़ के समान, पहाड़ जैसे कठोर चट्टान के समान मजबूत है, समुद्र जैसे गहरी भी है और आकाश जैसा व्याप्त भी है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं जो विचारणीय शब्द हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति का सामूहिक चेतना आज हमारे देश का प्राण है, हमारे देश का गौरव है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। इसी सूत्र के अनुसार जैसे हमारी भारतीय संस्कृति जैसा सूत्र हमें नगर और ग्राम, प्रदेश और संप्रदाय और हमारे विविध वर्ग, हमारे विविध धर्म और विभिन्न जातियां अलग अलग होते हुए भी एक हैं, अर्थात यही भारतीय संस्कृति उनको एक धागे में पिरोई हुई है। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में यह एकता है। जिस तरह उनमें अनेक विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, लेकिन इन विभिन्नताओं के होते हुए भी उनमें एकता है। एकता का मूल कारण है हमारी भारतीय संस्कृति। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इस नैतिक चेतना का सहारा लिया था। और इसी भारतीय संस्कृति को लेकर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जनसाधारण और बुद्धिजीवियों को नेतृत्व करने में के लिए एक क्रांति की थी जो इस नैतिक चेतना के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि इन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। महात्मा गांधी ने जो अहिंसा, जो सेवा और जो त्याग की भावना हम लोगों में जगाया, हम उसी से प्रेरित होकर हम सबके वही साधारण बात, सत्य, अहिंसा और त्याग हमारे हृदय में उद्वेलित हुआ और शताब्दियों तक
जिससे शताब्दियों तक लोग प्रभावित हुए और जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता थी और इसी में उनकी सफलता यही क्रांति चेतना थी कि सत्य के मार्ग पे चलो, अहिंसा का पालन करो और प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करो। यही एक अचूक बाण था जो गांधी जी ने पूरे भारतीयों पर चलाया था और जिसको सभी लोग स्वीकार करके अपने हृदय में अंकित किए और आगे बढ़े। यही गांधी जी की दूरदर्शिता थी जो आज सफल भी हुई, जो आज भी सफल है और उनके समय में भी सफल हुई थी। मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। ये कह रहे हैं जो बीत गया, जो अन्याय हमारे पर हुआ था, जो अत्याचार हमारे पर हुआ था, उनकी पुनरावृत्ति करना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हीं अत्याचारों और अन्याय के कारण आज भी ये संघर्ष उत्पन्न हुआ है। हम अपनी ऐतिहासिक और नैतिक चेतना संस्कृति के आधार पर ही हमें करनी चाहिए। हम उसको कर सकते हैं और उस व्यवस्था को बनाए भी रख सकते हैं, अर्थात उसके पीछे व्यक्तिगत लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। लेकिन ऐतिहासिक और नैतिक चेतना और जो संस्कृति का आधार है उसको सामाजिक कल्याण में लगाना है, न सामाजिक कल्याण अर्थात निस्वार्थ की भावना से उसको प्रेरित करके मानव समाज का कल्याण करना है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। अगर इस व्यक्तिगत लाभ में लगाएंगे तो हमारी कल्याणकारी योजना अधूरी रह सकती है। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को जो ये निस्वार्थ की भावना है, इस निस्वार्थ की भावना को प्रत्येक देशवासियों को करना चाहिए। त्याग की भावना लेनी चाहिए, प्रेम की भावना को अपनाना चाहिए, अहिंसा के भाव प्रेरित करना चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा विकास हो सकता है। व्यक्तिगत स्वार्थों पर स्वतत्वों पर जोर देकर व्यक्तिगत कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए और हमारे प्रत्येक कार्रवाई इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। यानी व्यक्तिगत स्वार्थों और स्वतत्वों पर जोर देकर व्यक्तिगत कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए। यानी हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारे सेवा के भाव हैं, हम किस निष्ठा से कार्य कर रहे हैं उस निष्ठा पर जोर देना चाहिए और हमारी यही कार्रवाई एक तराजू का काम करेगी। इसी के कारण एक मापन का काम करेगी, एक तौलने का काम करेगी। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है उसका बड़ा प्रभाव हुआ करता है। कोई भी क्रिया की जाती है तो उसके पीछे एक भावना होती है, निहित भावना होती है, एक उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य से प्रभावित होकर उस कार्य को किया जाता है और परिणाम भी जब देखने की क्रिया का रूप एक ही क्यों न हो, भले ही उसका परिणाम एक तरह दिखे, क्रिया का रूप एक तरह दिखे, लेकिन उसको क्यों न हो फिर भी उसे हमें करते रहना चाहिए। एक छोटे से उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है कि एक सम्मिलित परिवार है, कि एक छोटा उदाहरण देखें। जिस तरह परिवार है, जो संयुक्त परिवार है, उस संयुक्त परिवार को देखें तो सभी लोग, अगर संयुक्त परिवार क्यों बना हुआ है, क्योंकि
उस परिवार के सभी लोग स्वार्थ की भावना को छोड़कर त्याग की भावना से कर्म कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं कि पिता को पुत्र के साथ कैसा कर्तव्य करना चाहिए, पुत्र को पिता के साथ क्या कर्तव्य होना चाहिए, पत्नी को पति के साथ क्या कर्तव्य है और पत्नी को पति के प्रति क्या कर्तव्य है। जब इस पर जोर देंगे तभी हमारा सम्मिलित परिवार रहेगा, जिसके प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख पहुंचा सके और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर परिवार चलाने के लिए ये हमें सोचना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निहित स्वार्थ को त्याग कर अपने परिवार के सुखों पर ध्यान देकर अपने कर्तव्य का पालन करें, वही परिवार आगे बढ़ता है, वही परिवार खुशहाल होता है। प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी कार्य करेगा उतना ही उसके परिवार सुखकर होगा, उसकी परिवार उतना ही उन्नत करेगी। यही बात भारतीय संस्कृति पर भी है कि भारतीय संस्कृति को अगर हमें बनाए रखना है तो उस भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक भारतवासियों को अपने अपने कर्तव्य को समझना चाहिए, अपने अपने कर्तव्य और निष्ठा को समझते हुए अपने अपने कार्यों को करना चाहिए, तभी हमारी भारतीय संस्कृति बनी रहेगी। जितना भी अपमार्जन किया जा सकता है करता है, सबका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए कि एक रकम होती है जिससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो। कहने का अर्थ है, मान लीजिए एक व्यक्ति द्वारा या एक व्यक्ति से पूरा परिवार नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि अगर संयुक्त परिवार को चलाना है तो हर व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है, हर व्यक्ति को निष्ठा के साथ अपने कर्मों को करते हुए आगे बढ़ना है और परिवार के सुख को देखना है, तभी हम परिवार के विकास का कार्य कर सकते हैं। उसी परिवार के प्रत्येक व्यक्ति उस भावना से काम करती है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए। अगर वह परिवार अपने सुख के लिए अधिक से अधिक धन का उपार्जन करे तो ही वो परिवार को खुशहाल कर सकता है, तो भी वह व्यक्तियों के समूह उपार्जित उतना ही होगा जितना कि प्रथमोक्त स्थिति में और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी। अगर एक व्यक्ति केवल धन के उपार्जन करता है तो चाहे एकाकी परिवार हो चाहे संयुक्त परिवार हो, एक व्यक्ति जो उपार्जन करेगा एकाकी परिवार में, संयुक्त परिवार में अगर एक व्यक्ति वही उपार्जन का कार्य करे तो दोनों के उपार्जन बराबर होते हैं, जिससे संयुक्त परिवार विघटन की स्थिति में भी आ सकती है और उसका बराबर बंटवारा कर दिया, प्रत्येक के बराबर ही सुख होगा। पर इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर यह पड़ जाएगा, पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं, क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, दूसरे में संघर्ष अनिवार्य है। लेकिन एक ही व्यक्ति अगर उपार्जन का कार्य करे, बाकी लोग बैठ कर खाएं, तो उस परिवार में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर त्याग की भावना, निष्ठा की भावना से सभी लोग अगर कार्य करते रहें तो वो संघर्ष की स्थिति नहीं बनी रहेगी और पूरा परिवार खुशहाल रह सकता है। कोई भय नहीं रहेगा कि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, सभी लोग परिवार के लिए कर रहे हैं, प्रत्येक अपने लिए कर रहा है, दूसरे में संघर्ष अनिवार्य तो हो गया। हमारी संस्कृति का तकाजा है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाएं, यदि संसार का संघर्ष मिटाना है तो इसी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, संघर्ष चाहे वह व्यक्ति के बीच का हो चाहे वह देश के बीच का हो, वर्तमान रहेगा। अगर हम कर्तव्य और निष्ठा से अपने कर्म को नहीं करेंगे, अपने कर्तव्य को नहीं करेंगे, तो वह संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, चाहे वह परिवार के बात हो या देश की। इसीलिए जिस तरह हमें परिवार को खुशहाल देखना है,
तो अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तो उसी तरह अगर हमारे देश की संस्कृति को बचाना है तो प्रत्येक देशवासियों को अपने अपने कर्तव्यों को के प्रति निष्ठा होकर अपने कर्म को करना है। तभी हमारे देश की संस्कृति बरकरार रहेगी, तभी हमारे देश की संस्कृति का विकास होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संस्कृति की व्याख्या को सुने हैं। हम आशा यही करते हैं कि आपको यह व्याख्या पसंद आया होगा। अब अगले गद्य की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।